Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 26th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स के लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं. प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है. प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. और टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए गाइस, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को कवर करते हैं. आज सबसे पहले पेपर 2 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया है. फिर हम लोग पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. अब गाइस देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहां पर पहली न्यूज में बात हो रही है. वन कंट्री टू सिस्टम्स के बारे में अच्छे से ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन अगर आता है वन कंट्री टू सिस्टम्स पॉलिसी कहां पर देखने को मिलती है, तो ये चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है. चाइना के अंदर नाम से हालांकि समझ में आ रहा है एक सिंगल कंट्री है बट दो उसके अलग अलग सिस्टम्स है. यानी कि जो मेनलैंड चाइना के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो हांगकांग और मकाऊ के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि हांगकांग और मकाऊ के अंदर उनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस, नियम या फिर इन शॉर्ट उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. तो इस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे. पहले आप मैप में इसकी लोकेशन देख लो. आप तो ये देखो चाइना आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको हांगकांग और मकाऊ की लोकेशन देखने को मिलती है. जूम मैप में देखो आप तो ये हांगकांग की लोकेशन है, इसके साइड में हम लोग को मकाऊ की लोकेशन देखने को मिलती है. तो अब चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि एक कंट्री के अंदर दो अलग अलग सिस्टम कैसे हुए. तो देखो गाइस, आप लोग जानते हैं कि पहले के समय पे ब्रिटिशर्स ने और भी काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर कब्जा किया था, अलग अलग टेरिटरी को कैप्चर किया था यानी कि कोलोनाइजेशन किया था. और उसके बाद हम लोग को कुछ समय के बाद देखने को मिला कि ये सब जो कंट्रीज थी इन्होंने डीकोलोनाइजेशन एरा शुरू हुआ. तो ये अलग अलग कंट्रीज जिस भी टेरिटरी में इन्होंने कैप्चर किया था उस टेरिटरी को छोड़कर ये जाना इनका शुरू हो गया. अब जिस टेरिटरी को ये छोड़ रही थी तो उसकी जो मदरलैंड जो थी, यानी कि देखो आप हांगकांग जो है इसको जब ये छोड़ रही थी यूरोपियन कंट्रीज, तो छोड़ते समय इन्होंने उनके मदरलैंड या फिर मदर गवर्नमेंट यानी कि चाइना की अगर हम लोग बात करें तो उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया. और एग्रीमेंट के अंदर ये खेल गए, इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बना दिए कि ये टेरिटरी तो इनको दे दी चाइना को, यानी कि मेनलैंड चाइना को तो ये हांगकांग और मकाऊ इन्होंने दे दिया यूरोपियन कंट्रीज ने. बट उसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दिए कि चाइना का डायरेक्ट कंट्रोल इन टेरिटरी के ऊपर नहीं देखने को मिला. ठीक है, तो यही चीज पर थोड़ी सी विचार की जाएगी. तो सबसे पहली चीज तो हांगकांग के ऊपर किसका कब्जा था, तो ये चीज याद रखना, यूनाइटेड किंगडम का कब्जा था. और मकाऊ के ऊपर पोर्चुगल का कब्जा था, ये अच्छे से याद रखिएगा. और इस कब्जे को छोड़ने के लिए यानी कि ये जब डीकोलोनाइजेशन एरा जब शुरू हुआ था तो उस बीच इन्होंने दो एग्रीमेंट्स किए थे, एक 1984 में और एक 1987 में. 1984 का जो एग्रीमेंट था वो सीनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन या ज्वाइंट एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था चाइना और यूके के बीच में. और 1987 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन हम लोग को क्वेश्चन ऑफ मकाऊ नाम से देखने को मिला था चाइना और पोर्चुगल के बीच में. ये दो एग्रीमेंट हुए थे जिसमें दोनों जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये चाइना को इसकी टेरिटरी जो है जो कि इन्होंने कैप्चर करी थी, कोलोनाइज करी थी, तो उसको ये वापस दे देंगी. बट अभी यहां पर पूरी तरह से ये टेरिटरी वापस नहीं दी गई थी. इसके कुछ सालों के बाद पूरी तरह से टेरिटरी वापस दे दी गई थी. जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1987, 10 सालों के बाद यानी कि जो ये एग्रीमेंट हुआ था उसके 10 सालों बाद फाइनली हांगकांग वापस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा चाइना को. और पोर्चुगल के द्वारा 1999 में मकाऊ वापस कर दिया गया था चाइना को. तो ये बेसिकली 10 सालों के बाद ये कंप्लीट हुआ ये एग्रीमेंट. बट इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसकी अगर हम लोग थोड़ी चर्चा करें, थोड़ी बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से थे कि ये जो एरिया है ये वापस तो मिल गया है ज्योग्राफिकली चाइना को या फिर लीगली भी चाइना को मिल गया है वापस, बट इसमें पूरी तरह से कंट्रोल चाइना का नहीं होगा. इन एरियाज को इन्होंने
स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डिक्लेयर कर दिया गया था और इनको कुछ पावर दे दी गई थी, जैसे कि इनकी खुद की करेंसी होगी, इनका खुद का इकोनॉमिक सिस्टम होगा, लीगल सिस्टम होगा, सिर्फ डिफेंस और डिप्लोमेसी का जो कंट्रोल होगा वो चाइना के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यानी कि मान के चलो एग्रीमेंट में ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो खेल गई थी चाइना के साथ। और इस एग्रीमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी गई थी कि आने वाले 50 सालों के लिए ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना रहेगा, यानी कि आने वाले 50 सालों के लिए ये जो एरिया है ये अपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, यानी कि जो भी इसको जो ऑटोनॉमस रीजन, जो ऑटोनॉमस जो टेरिटरी इनको डिक्लेयर किया गया, स्पेशल पावर जो इनको दी गई है, तो आने वाले 50 सालों तक ये एरिया अपने स्पेशल पावर को एंजॉय कर पाएंगे। जैसे कि अगर हांगकांग की बात करें तो 2047 तक हांगकांग एंजॉय कर पाएगा अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और मकाऊ 2049 तक अपनी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एंजॉय कर पाएगा। बट इन 50 सालों के बाद क्या होगा, तो उसके बारे में उसमें कुछ एग्रीमेंट में कुछ मौजूद नहीं था। तो अगर हम लोग सिंपली अगर देखें तो 50 सालों के बाद पूरी तरह से कंट्रोल चाइना का हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर देखने को मिली थी। तो इसलिए आज की डेट में ये चाइना के अंदर एक कंट्री के अंदर दो अलग अलग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। और कब तक एप्लीकेबल है ये सिस्टम, तो याद रखिएगा 2047 और 49 तक ये एप्लीकेबल है। 2047 हांगकांग के लिए, 2049 मकाऊ के लिए। अब देखिए यहां तक तो चीजें क्लियर है, बट आप जानते होगा इसकी चाइना का नेचर है, उसका हम लोग को देखने को मिलता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आसपास के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करता है, उससे सबर नहीं होता कि यार इन एरिया पर, इस टेरिटरी को तो मुझे कब्जा करना ही करना है, क्योंकि उसकी एक पॉलिसी देखने को मिलती है। अब हांगकांग और मकाऊ के ऊपर एग्रीमेंट के तहत वो कब्जा कर नहीं पा रहा था, राइट। तो बट और काफी सालों से इस प्रकार की चीजें कर ही रहा है, कोशिश करता है हांगकांग को सप्रेस करने की, कि हांगकांग जो है वो घुटने में आ जाए और वो बोल दे कि चलो ठीक है हम नहीं मान रहे अब टर्म्स एंड कंडीशंस को, अब चाइना को हम पूरा कंट्रोल दे रहे हैं। बट ऐसा हो नहीं पा रहा, वो हांगकांग से उतनी सही तरीके से लड़ नहीं पा रहा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इंटरनेशनल मैटर है ये, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो हुआ है 2047 और 49 तक, तो इसलिए एकदम से चाइना जो है वो हलचल कर नहीं सकता। तो इसलिए चाइना क्या कर रहा है, एट प्रेजेंट सपोर्ट मांग रहा है पूरी दुनिया भर की अलग अलग कंट्री से, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, कि उसको नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंपोज करने दिया जाए हांगकांग के ऊपर। इन द सेंस सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ये हांगकांग के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल चाह रहा है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर अभी न्यूज में देखने को मिली थी। बट आपको मेनली जो एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो वन कंट्री टू सिस्टम का कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। वो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है और आपको क्लियर भी हो गया है पूरा अच्छे से, शायद से अगर आपने ढंग से समझा होगा तो। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी समझाने के लिए, क्योंकि ये आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था और उसमें ज्यादा कुछ है नहीं यार, सिंपली आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, राइट। तो ये चीज जो है वो बताई गई है। बट और ये जो न्यूज में ये था, ये भी अगर आपको मेंस वगैरह में लिखना है तो आप इस प्रकार की चीजें लिख सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आएगा तो वो न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड आएगा, कि किस कंट्री ने न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ अभी रिसेंटली जो है वो इंपोज करने की बात करी और किस कंट्री के ऊपर करी। तो याद रखिएगा चाइना ने करी है, हांगकांग के ऊपर इंपोज करने की बात की गई है, यानी कि हांगकांग के ऊपर वो अपना पूरा कंट्रोल चाह रहा है, उसको सबर नहीं हो रहा 2047 तक। ठीक है, तो सिंपली बस ये बात यहां पर बताई गई है, जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग एक ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। बात हो रही है ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि लगभग 6 महीने के अंदर अंदर वो ओपन स्काई ट्रीटी से हट जाएगा, एग्जिट कर देगा। क्यों एग्जिट करने की बात करी है यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो देखो गाइस ये बोल रहा है कि रशिया ने इस ट्रीटी को वायलेट किया है और इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि भाई मुझे इस ट्रीटी में नहीं रहना। और ऐसा पहले भी किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, काफी सारी ट्रीटीज के बारे में हमने डिस्कशन भी किया है कि कुछ समय पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हटता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, अलग अलग ट्रीटी को छोड़ता जा रहा है। सेम वैसे ही ओपन स्काईज ट्रीटी को भी इसको छोड़ने का अनाउंसमेंट इसने दे दिया है। अब आपके लिए जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये संधि के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये जानना कि ये संधि किससे रिलेटेड है, ओपन स्काई ट्रीटी किससे रिलेटेड है। तो देखो ये ट्रीटी साइन की गई थी 1992 में, कोल्ड वॉर एरा के बाद ये शुरू की गई थी और ये लागू की गई थी 2002 में। इसके 34 सिग्नेटरीज हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि 34 कंट्री ने इस ट्रीटी को साइन किया है। और ये ट्रीटी जो है वो एयर सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड है या फिर एरियल सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड ये ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है। और इस ट्रीटी का मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है, तो ये इस ट्रीटी के अंदर है। बट हम लोग समझेंगे ये एरियल सर्विलांस सिस्टम एक्चुअली में है क्या। तो देखो गाइस, कोल्ड वॉर एरा के बाद हम लोग को देखने को मिला था कि कंट्रीज ने इस प्रकार का ओपन स्काईज एग्रीमेंट लेकर आए। इन्होंने बोला था कि आगे चल के कोई कंट्रीज के बीच में लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, सभी कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहे। तो इसके लिए उन्होंने बोला था कि कोई भी कंट्री जो है वो अगर, यानी कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज है इसके ऊपर जाकर निगरानी रख सकते हैं, एरियल निगरानी रख सकते हैं, यानी कि ड्रोन्स वगैरह के थ्रू। हालांकि ड्रोन वगैरह की टेक्नोलॉजी उस समय उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, बट आज की डेट में हम लोग को उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। बट आज की डेट में जैसे ड्रोन्स हम लोग देख रहे हैं, पहले के समय पे प्लेन वगैरह से ये निगरानी करते थे, एरोप्लेन से। तो ये एग्रीमेंट ये कहता है
कि जो भी सिग्नेटरी है इस एग्रीमेंट का, वो उस कंट्री के ऊपर आपस में जितने भी सिग्नेटरी हैं वो ऊपर आकर निगरानी रख सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कंट्री का मिलिट्री सिस्टम किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है, कहीं उनका मिलिट्री सिस्टम सक्रिय तो नहीं हो रहा, किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली सर्विलांस सिस्टम था और ये फोकस किया गया था कि एक दूसरी कंट्री के ऊपर अगर निगरानी रखेंगे तो मतलब जो ग्राउंड डिटेल है एक दूसरे की कंट्री की, वो इनिशियल पीरियड में पता लग जाएगी, यानी कि वॉर होने से पहले ही इनिशियली पता लग जाएगी कि भाई वो उनका ग्राउंड रिपोर्ट क्या चल रही है। अगर उनकी मिलिट्री एकदम से एक्शन लेने का काम कर रही है तो ऑब्वियसली बात है सर्विलांस के थ्रू पता लग जाएगा कि उनकी मिलिट्री जो है वो मूव कर रही है या फिर किसी प्रकार की ट्रेनिंग कर रही है गंभीर, राइट। तो उससे क्योंकि ऊपर से देखकर पता लग जाता है, अगर एक जगह पर मिलिट्री सोल्जर्स एक साथ काफी सारे खड़े हुए हैं और वो अलग अलग एक्शंस ले रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं या कोई भी मान के चलो आप की एक ड्रिल हो रही है, तो उससे पता लग जाता है ना, ड्रिल जहां पर भी होती है कि यार ये की कंट्री को ये एक्शन लेने की फिराक वगैरह में, राइट। तो ये चीज हम लोग को एयर सर्विलांस सिस्टम के थ्रू देखने को मिलती है। और यहां पर यह भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या एयर सर्विलांस कभी भी किसी भी समय कंडक्ट किया जा सकता है, तो नहीं। जिस भी कंट्री के ऊपर एयर सर्विलांस कंडक्ट किया जाना है उस कंट्री को 72 घंटे पहले वार्निंग दे दी जाएगी और मतलब फ्लाइट्स वगैरह के लिए, और उसको 24 घंटे पहले एडवांस में नोटिस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई क्योंकि कभी भी ऊपर ऑब्वियसली बात है कि ऊपर हवा में जो है वो काफी सारे आसमान में हम लोग को कमर्शियल प्लेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट, जिसमें सिविलियंस बैठ के ट्रैवल वगैरह करते हैं, ये ट्रैवलिंग वाले जो प्लेन होते हैं ना। अब अगर उसी बीच अगर एकदम से कोई प्लेन आ जाए तो ऑब्वियसली बात है कि दुर्घटना होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए पहले इस प्रकार के जो एयर सर्विलांस होते हैं, एरियल सर्विलांस, जो कि प्लेन की हाइट पे हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लेन की एक लिमिटेड हाइट होती है, वो ज्यादा ऊपर तक तो जा नहीं सकते, जैसे कि सैटेलाइट्स हम लोग को देखने को मिलती है, भाई वो तो बहुत आज की डेट में इतनी एडवांस सैटेलाइट नहीं की नीचे जमीन में किस इंसान की घड़ी में कितना बज रहा है वो तक कैप्चर कर लेती हैं, वो इतनी पावरफुल आज की डेट में सैटेलाइट्स हो चुकी हैं, राइट। तो वो उस समय की टेक्नोलॉजी थी, अभी ये तो 1992 के आसपास के समय की जो है वो बात हो रही है, राइट। तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो उसमें प्लेन वगैरह के थ्रू सर्विलांस कंडक्ट किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये वार्निंग की बात की गई है। चलो एनीवेज ये वाली बात हो गई और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यूनाइटेड स्टेट जो है गाइस, इसने रशिया के साथ और भी ट्रीटी को जो विड्रॉ किया था उनमें से एक ट्रीटी है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस ट्रीटी के बारे में पहले भी मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये वाली ट्रीटी भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। हालांकि इस ट्रीटी के बारे में मैंने आपको एंड में होमवर्क भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको एक इन जनरल याद रखनी है। और इस प्रकार की एक्टिविटी और अभी देखो जो ब्लेम जो लगाया है यूएसए ने रशिया के ऊपर, वो ये कहकर लगाया है कि जो रशिया जो है वो इस ट्रीटी को वॉलेट कर रहा है और रशिया मना कर रहा है कि भाई मैंने इस ट्रीटी को कोई वॉलेट नहीं किया है। तो अब देखो वो सब जो पॉलिटिक्स है वो उस पर आपको नहीं आना है, आपको मेनली इस ट्रीटी के बारे में पढ़ना था, क्योंकि ये चीज आप लोग के काम की है जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। बात हो रही है मणिपुर के खुडौल के बारे में। तो खुडौल क्या है, क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखना, खुडौल एक इनिशिएटिव है जो कि एक एनजीओ का है, जो इम्फाल में एनजीओ हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका नाम है या_ऑल, या फिर शायद इसको या_अल भी प्रोनाउंस करते होंगे। अब ये प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता, बाकी ये स्पेलिंग है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये एनजीओ है गाइस जिसने इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम जो है वो क्रिएट किया था, और इसी की ही एक इनिशिएटिव हम लोग को खुडौल देखने को मिलती है। और ये जो इनिशिएटिव है ये किसके ऊपर फोकस करती है, तो जितनी भी LGBTQI प्लस कम्युनिटी है, इसके अलावा HIV से पीड़ित जो लोग हैं, साथ ही साथ जो डेली वेज अर्नर्स हैं यानी कि तिहाड़ी मजदूर हो गए वगैरह, और छोटे बच्चे हैं, एडल्सेंट जो है, एडल्सेंट यानी कि जिन लोगों की उम्र 10 से लेकर 19 साल की होती है वो एडल्सेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों को खाना इंश्योर किया जाता है, इनकी हेल्थ और हाइजीन बरकरार रहे उस चीज को सुनिश्चित किया जाता है। तो ये इनिशिएटिव इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा खुडौल से रिलेटेड। और खुडौल अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल का एनवॉय ऑन यूथ है, उसने मणिपुर के खुडौल को लिस्ट किया है टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में, जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए काम किए हैं। तो देखो टॉप 10 ग्लोबल जो इनिशिएटिव्स हैं, जो टॉप 10 ग्लोबल पहल जो हम लोग को देखने को मिलती है जिसने कोरोना वायरस से लड़ने का काम किया है, उनमें से एक मणिपुर की खुडौल है। तो खुडौल से रिलेटेड अच्छे से याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार के जो अलग टाइप के जो टर्म्स होते हैं कुछ कुछ, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है, स्पेशली प्रीलिम्स वगैरह में। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की यहां पर बात हो रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी चीज मैंने आप लोग को डिटेल में प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ाई है, और मेरे ख्याल से शायद पिछले ही महीने या इसी महीने में हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। मैंने आपको बताया भी था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के की फंडिंग कहां से आती है, क्योंकि उस समय हम लोग बात कर रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको फंडिंग देने से मना कर दिया था, राइट, क्योंकि इसको कहा था कि ये जो है वो प्रो चाइनीज है, राइट। तो इसको लेकर बड़े एक इशू हम लोग को देखने को मिले। तो अभी भी चर्चा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के काम को लेकर हम लोग को देखने को मिल रही, कुछ दिनों पहले उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। सो गाइस बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में। तो इसमें टोटल हम लोग को 34 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्थ की फील्ड में काफी टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं।
साथ ही साथ इस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है गाइस, इसकी जो पोस्ट होती है चेयरमैन की पोस्ट, वो हर साल रोटेट होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 6 रीजनल ग्रुप्स हैं उनके बीच में। अफ्रीकन रीजन, रीजन ऑफ द अमेरिकाज यानी कि अमेरिका का रीजन जो है, साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो ये 6 रीजन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो इन्हीं रीजन में हर साल जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि चेयरमैन चेंज होते रहते हैं और इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके फंक्शंस की अगर कुछ बात करें हम लोग, तो जैसे कि बताया जाता है कि ये एजेंडा सेट करती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए, और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो भी रेजोल्यूशन लेकर आती है तो उसको ये अडॉप्ट करती है। और बेसिकली जो भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो डिसीजन बनाती है या पॉलिसीज बनाती है तो उसको इफेक्ट में लेकर आती है। तो ये पता है, सिंपल मैं आपको समझाता हूं इजी तरीके से। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट जो होती है, वो असेंबली जो हम लोग को देखने को मिलती है हमारी, ठीक है, तो वो वहां पर क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन जो है वो तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, आपको पता होगा। अब उस रूल्स रेगुलेशन को कौन इंप्लीमेंट करता है? एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है। जैसे कि जब आप आईएएस ऑफिसर होंगे तो आप एक ब्यूरोक्रेट होंगे, जो कि आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आते हो, राइट, आगे चल के आप आओगे। तो उस समय जो है आप एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरह काम करोगे। तो जो लेजिस्लेचर है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, तो वो आप लोग जो है वो एग्जीक्यूट करते हो। सेम गोज हियर आल्सो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, स्कीम्स वगैरह लाई जाती हैं, तो उसको पूरा इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है, जिम्मा जो होता है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास होता है। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये चीज यहां पर बताई गई। और इसके अलावा ये एडवाइस भी देती है काफी सारी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर जो मेंबर जो होते हैं वो हाईली टेक्निकल मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं, हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं हेल्थ की फील्ड में। तो ये एडवाइस वगैरह भी देते हैं असेंबली को। साथ ही साथ ये बोर्ड और जो असेंबली होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और ये ऑर्गेनाइजेशन का ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये जो असेंबली हो गई, तो इन दोनों को मिलाकर एक फोरम हम लोग को देखने को मिलता है जो कि हेल्थ इश्यूज पर डिबेट करता है। और मेंबर कंट्रीज जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आता है तो उसको भी टैकल जो है वो बातचीत करके किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है और 2 सबसे मेन बॉडी होती है, उनमें से एक जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और दूसरी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ डिटेल में, राइट। तो यहां तक बातें क्लियर है। और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये अब चेयरमैन बनने वाले हैं। उससे पहले जो चेयरमैन थे वो जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी हम लोग को देखने को मिले थे, और अब हर्षवर्धन जी इसके चेयरमैन जो है वो बनेंगे। 147 सेशन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हम लोग को देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ये एज अ चेयरमैन के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक न्यूज में था। हालांकि मेनली आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके मेंबर्स कितने, किस प्रकार से वो काम करती है, बस इन जनरल एक आइडिया आपको रखना है, ठीक है। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात हो रही है उमंग एप्लीकेशन के बारे में, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये इसका फुल फॉर्म है उमंग का। और उमंग एप्लीकेशन गाइस 2017 में लॉन्च की गई थी। इस एप्लीकेशन का मेजर मकसद यह है कि सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं वो पूरी की पूरी एक प्लेटफॉर्म में सरकार को लेकर आना है। यानी कि मान के चलो इस एप्लीकेशन में सरकार जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है उन सभी सर्विसेज को यहां पर सिंगल एक एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराना है, जिससे कि जो सिटीजन हैं वो सिर्फ एक एप्लीकेशन खोले और उस एक एप्लीकेशन में जो सरकार की जितनी भी वेरियस सर्विसेज हैं वो सब कुछ जो है वो उसको मिल जाए। तो ये चीज एक बेहतरीन हम लोग को देखने को मिली है इस एप्लीकेशन के अंदर। इसमें करीब 660 सर्विसेज हैं, 127 डिपार्टमेंट और 25 राज्यों की। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अभी ये प्रेजेंट न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है टॉपिक, तो बताया गया है कि 7 सर्विसेज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं वो अब इसके अंदर भी नजर आएंगी, इसके अंदर भी हम लोग को देखने को मिलेंगी। जिसमें करंट वेदर से रिलेटेड सर्विस है। नाउ कास्ट की अगर हम लोग बात करें तो 3 घंटे पहले ही वार्निंग मिल जाती है कि वेदर जो है वो कैसा होने वाला है, तो वाली सर्विस नाउ कास्ट की हम लोग को देखने को मिलती है। सिटी फोरकास्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह होती हैं तो उसमें वेदर कैसा रहेगा तो उसकी सर्विस हो गई। रेनफॉल की इंफॉर्मेशन मिलती है। टूरिज्म फोरकास्ट हो गया। वार्निंग वगैरह जो प्रोवाइड कराती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वेदर की परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग कलर्स की वार्निंग हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा साइक्लोन से रिलेटेड जो वार्निंग होती है, फोरकास्टिंग होती है, तो उसके बारे में जो सर्विसेज जो भी हम लोग को देखने को मिलती है तो वो अब यहाँ पर उमंग एप्लीकेशन के अंदर भी नजर आएंगे। तो ये बस इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में था। अब इस टॉपिक की बात करें तो यहां पर बात हो रही है स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के बारे में। हालांकि आपको फोटो देखकर कुछ आइडिया लगी गया होगा। या आपको जो कैप्सूल दिख रहा है गाइस, और आप देख ही रहे होगे कि इसके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑफिस में तो हेलमेट पहन के लोग बैठेंगे नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है ये कैप्सूल में लोग बैठेंगे। और ये कैप्सूल कहां पर जा रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये कैप्सूल जा रहा है, ठीक है, ये स्पेस के अंदर है। तो ये जो है उसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। नासा ने स्पेस एक्स और बोइंग को जो है वो
स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था 2014 में इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जिससे कि आने वाले समय में आप जानते होगा इसकी आज की डेट में प्लानिंग चल रही है अलग अलग कंट्रीज के अंदर इंक्लूडिंग यूएसए ऑल्सो, कि आने वाले समय में स्पेस में वो यात्रियों को भेजेंगे। जैसे कि हमारा मिशन गगनयान है, याद होगा आप लोगों को कि मिशन गगनयान के थ्रू हम लोग जो है वो स्पेस में व्यक्तियों को जो है वो पहुंचाएंगे। स्टार्टिंग में 3 इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हम लोग को देखने को मिलता है, उनको एट प्रेजेंट जो है वो ट्रेन किया जा रहा है मिशन गगनयान के लिए। तो मिशन गगनयान एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसमें हम लोग स्पेस में ह्यूमंस को जो है वो भेजने वाले हैं। तो वैसे ही कुछ इस प्रकार का एक कैप्सूल जो है वो तैयार किया है स्पेस एक्स में। आपको पता होगा कि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है इलन मस्क की, जो टेस्ला कार वगैरह बनाता है, तो उसी की ये कंपनी है, काफी फेमस कंपनी है ये, ठीक है। तो इसी कंपनी ने ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है, बनाया है, और नासा का ये कमर्शियल क्रू प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस में भेजा गया और इसकी अभी टेस्टिंग जो है वो चल रही है, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक न्यूज में था, तो ये जनरल चीज आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। इस प्रोग्राम का बेसिकली मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पेस के एक्सेस को इजियर बनाना, कि आसानी से इजिली लोग बाग स्पेस में चले जाएं, स्पेस में ट्रैवल कर लें, और काफी कम कॉस्ट में, काफी कम कीमत में, राइट। और 2014 में नासा ने बोइंग नाम की कंपनी, बोइंग के एरोप्लेन्स के बारे में आपको पता होगा, तो बोइंग जो है वो बड़े बड़े एरोप्लेन्स बनाती है, काफी ह्यूज विशाल एरोप्लेन्स जो होते हैं, तो वो कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी, इसको नासा ने चुना था इनके डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्पेस में। जो ये कैप्सूल आपको दिखाई दिया है तो इस प्रकार का, जिसको स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नाम दिया गया है, तो ये स्पेस में जा रहा है, ठीक है। और कहां पर जा रहा है ये? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ठीक है। तो ये चीज आपको एक पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वर्ल्ड टर्टल डे 2020 का है। तो मई 23 को वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन टर्टल से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो लोगों के बीच में फैलाई जाती है। सन 2000 से अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू ATR, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1990 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है और इस दिन को स्पॉन्सर भी करता है ये। और ये 20th एनिवर्सरी इसकी अभी हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि 20 साल कंप्लीट हो गए, सन 2000 से इसको शुरू किया गया था सेलिब्रेट करना ये वर्ल्ड टर्टल डे को। और इस साल की जो थीम है, इसमें फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में नॉलेज जो है वो क्रिएट की जाए अबाउट टॉर्टॉइज के बारे में, टॉर्टॉइज स्पीसीज के बारे में, उनके अवेयरनेस से रिलेटेड लोगों के बीच में नॉलेज क्रिएट की जाए। और कहा जा रहा है कि वर्चुअली ह्यूमंस भी पार्टिसिपेट करें, जो यानी कि ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह में टर्टल को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड मैसेजेस वगैरह भेजें, अवेयरनेस लोगों के बीच में क्रिएट करें। तो इसको लेकर ये हम लोग को चीज अभी एट प्रेजेंट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड टर्टल डे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा थोड़ी सी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं। जैसे कि रेपो रेट में गिरावट हुई है, 4.4% से गिरकर 4% अब हम लोग को रेपो रेट देखने को मिल रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट, इसमें भी गिरावट 4.65% से 4.25% हुई है। रिवर्स रेपो रेट भी रिड्यूस हुआ है 3.75% से लेकर 3.35%। मैं अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बोलता हूं कि आप लोग को फिगर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज यहां पर एप्लीकेबल नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट रेट्स हैं जिसको आप लोग को एग्जैक्टली फिगर पता होना चाहिए, ठीक है, कि अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार की चीजें कभी कभी प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली आ जाती हैं। और स्टेट सिविल सर्विसेज वालों को तो डेफिनेटली याद रखना ही है ये सब, ठीक है। और यहां पर फोकस इसलिए किया गया है, ये सब चेंजेस जो इसलिए लाए गए हैं कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोन्स जो है वो ऑफर करवाना है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे जितनी भी चीज आपको नजर आनी है जिसमें गिरावट हुई है रेट्स में, तो वो लोन को इंक्रीज करने के लिए की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो और लोन लें। क्यों लोन लें? क्योंकि अगर वो लोन लेंगे तो वो अपना धंधा पानी शुरू कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है वो लोन के ऊपर चलता है, राइट। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि अभी हमने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज भी पढ़ा है, राइट। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे आप लोग को बतानी, काफी सारे स्टूडेंट जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर आपने बोला था संडे को इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का पूरा एक सिंगल वीडियो बनाओगे, तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो क्या? मैंने आप लोग को देखो 2-3 वीडियोस में बताया भी हुआ है कि आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि मैं अभी बनाऊं या फिर अपडेट करके उसको नेक्स्ट संडे तक बनाऊं, क्योंकि इस बीच हम लोग को और भी काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं, राइट, जो कि रिलेट करेंगे इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज से। तो मैं उसको भी अटैच करके एक सिंगल वीडियो में रखने की का बोला था मैंने आप लोगों को, बट मेरे ख्याल से शायद काफी सारे लोगों ने पूरा लेक्चर देखा नहीं होगा, तो इसलिए उनको शायद पता नहीं होगा। काफी सारे लोगों ने, मैं मान के चलो कि आप 6-7 लोगों ने तो मुझे मैसेज किया है नीचे कमेंट बॉक्स पे कि सर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज क्यों नहीं आया। तो देखो अगले संडे की बात हुई, अगर आप बोलते मुझे तो फिर मैं संडे को कर ही देता। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे अगले संडे का ही बोला था, तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा डिले किया है, अगले संडे रखा है उसको, ठीक है। चलो एनीवेज, अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए गाइस, यहां पर मेन फोकस तो आपको समझ में आ गया ना कि सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि लोगों के हाथ में पैसा रहे। लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो वो खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी, ठीक है। और इस कंसेप्ट को मैं आपको ऑलरेडी पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो आज पहली बार मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं,
देखिए गाइस, आप पिछले 4 महीने के मेरे लेक्चर को देख कर रखिए, एटलीस्ट 4 महीने। वैसे तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो पिछले 2 सालों के लेक्चर्स आपको, या फिर 2 सालों के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। बाकी अभी इनिशियली आप पिछले 4 महीने के तो मेरे लेक्चर जरूर देख लो, क्योंकि उन 4 महीने में से काफी कुछ चीजें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं पिछले बीते हुए 4 महीनों के अंदर। चलो एनीवेज, आगे की बात करें और क्या किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो देखो गाइस, राज्यों को ज्यादा पावर दे दी गई है, बोरोइंग पावर, जिससे कि वो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से और ज्यादा पैसा बोरो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस फंड से पैसा। तो देखो, एक तिजोरी है जिससे ज्यादा पैसा निकालने की बात जो है वो कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखो, ये तिजोरी जो है वो किस चीज के लिए है, इस चीज को समझेंगे। ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड किस चीज के लिए है, इसको आपको समझना जरूरी है। तो इस कोष को, इस फंड को 1999 से लेकर 2000 के बीच में, यानी कि आप कह सकते हो 1999 2000 में इसको सेटअप किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इनिशियली सिर्फ 11 स्टेट्स ने ही इस फंड को सेटअप किया था। सिर्फ 11 स्टेट के अंदर ये फंड हम लोग को इनिशियल पीरियड में देखने को मिलते थे सन 2000 में। बट फिर उसके बाद 12th फाइनेंस कमीशन जब आई सन 2005 से 10 के बीच में, तो उसने रिकमेंड कर दिया सभी राज्यों को, सभी स्टेट्स को, कि उनके स्टेट्स में भी कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था इस फंड के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस, इस फंड से जो पैसा निकाला जाता है, मान के चलो एक तिजोरी है, उससे जो पैसा निकालती है सरकार, ये तिजोरी से जो पैसा निकलेगा जिसका नाम है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, इससे जो पैसा निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लोन को चुकाने के पर्पस के लिए निकलेगा और किसी चीज के लिए नहीं निकाला जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इस फंड को मेंटेन करेगी, और कहा गया है, यानी कि करती है, और कहा जाता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए, यानी कि अपने लोन्स को रीपे करने के लिए ही इस फंड का उपयोग करती है। ये चीज अच्छे से क्लियर रखो। इस फंड से जो पैसा निकाला जाता है वो ना किसी एसेट के को खरीदने के पर्पज से निकाला जाता है, ना किसी और चीज के लिए, सिर्फ निकाला जाएगा तो लोन को चुकाने के लिए निकाला जाएगा। और हर साल जितना भी स्टेट का आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन होता है, उसका 1 से 3% का कंट्रीब्यूशन हर साल स्टेट गवर्नमेंट इस फंड में डालती है। और ये फंड से जो पैसा निकाला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ लोन चुकाने के लिए निकाला जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये वाली चीज आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में, जिसको आपको याद रखना है। और ये फंड किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नागपुर का, उसके द्वारा किया जाता है। ये नागपुर अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये चीज पूछी जाएगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नागपुर का जो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन है वो इस फंड को एडमिनिस्टर करती है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड पूछा जाएगा कि किस, कहां पर एडमिनिस्टर किया जाता है या किस सेक्शन में एडमिनिस्टर किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नागपुर सेंट्रल अकाउंट्स सेक्शन में ये एडमिनिस्टर किया जाता है, ये वाला फंड, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जनरल। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और भी कुछ अनाउंसमेंट किए हैं इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे कि स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी। देखो अगेन फाइनेंस की बात हो रही है। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक्स को और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास पैसा रहे लमसम, जिससे कि वो पैसों को लोन दे सकें। जैसे कि सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी रेपो रेट के आधार पर ऑफर किए गए हैं, और उसमें 90 दिन का और एक्सटेंशन जो है वो उनको दे दिया गया है। 90 दिन के पीरियड के लिए तो है ही है, बाकी और एक्सटेंडेड 90 डेज के पीरियड के लिए भी कर दिया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट, अगेन पैसा जो है वो 15,000 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को दिया गया है, जिससे कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस किया जा सके। टारगेट था आत्मनिर्भर भारत का, कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना है, मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करना है और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है। तो देखो रिलेशन आप, ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा मैक्सिमम क्रेडिट बैंक को दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि बैंक जो है वो मैक्सिमम क्रेडिट अपना निकाल सकते हैं। बेसिकली मतलब एक्चुअली क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को बोलती है कि आपको एक पर्टिकुलर मतलब परसेंटेज ही अपने बैंक का, यानी कि आपके पास जो रिजर्व है आपके बैंक में, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही आप जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दे सकते हो, या कॉर्पोरेट ग्रुप को दे सकते हो, कंपनीज वगैरह को दे सकते हो। बट उस चीज को यहाँ पर 25% था पहले, उसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया। अल्टीमेटली हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि टारगेट किसके ऊपर किया जा रहा है, उस कंसेप्ट को समझो। टारगेट किया जा रहा है कि मार्केट में बाहर ज्यादा से ज्यादा पैसे की अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि लोग बैंक्स वगैरह से लोन लेकर अपना काम जो है वो शुरू कर सकें और इकोनॉमी स्टेबल हो सके, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए और अच्छे से याद भी रखनी। और देखिए गाइस, जो मैंने आपको रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करी है, तो यही चीज मैंने आपको ये होमवर्क में दे रखी है। तो इसको आप एक बार अच्छे से डेफिनेशन वाइज इसकी अच्छे से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड सब कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि और नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, ये क्या होती है इसको एक बार देख लीजिएगा। आप चाहो तो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को रेफर कर सकते हो, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है अच्छे से, और इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में ये आप लोग के लिए नोटिस है, जिसको आप एक बार पढ़िएगा, उसके बाद फिर होमवर्क अटेम्प्ट कीजिएगा।
और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल है तो वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और वन मोर थिंग कि ये टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स, जिनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। और ये डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।